जय हिंद फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो देखिए, हम लोग करा रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें 30 क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें भी आपके लिए 30 क्वेश्चन ही होगा और आपको हम जो बोलेंगे ना उस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा इसमें, और याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग जा कर के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा ना, तो वहाँ पे टेलीग्राम लिंक डाल दिए हैं, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा और आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा। पीडीएफ डाल दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और वो सब्सक्राइब करते रहिएगा, उसके लिए थोड़े कहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा ना, तो देखिए ग्रीन थ्योरम कनेक्टेड द लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल व्हिच डायमेंशन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन परिमेय होता है वह बंद वक्र सी के जो अनुदिश रेखा के समकलन को उसके घेरे में कुछ मत रखिएगा। जो ग्रीन थ्योरम आ जाए ना, तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बता रहे हैं आप लोग दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए पहला जो होता है ग्रीन थ्योरम के बारे में पूछेगा कि ग्रीन थ्योरम जो है कहाँ से आया है। तो ग्रीन थ्योरम जो होता है ना, ये स्टोक्स के नियम से आया है। कहाँ से? स्टोक्स के नियम से आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जो ग्रीन परिमेय होता है किस मतलब कि समतल में होता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये 2D में होता है, 2D प्लेन में। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। देखिए स्टोक्स जो होता है ना, स्टोक्स जो होता है ये लाइन इंटीग्रल को चेंज करता है आपको सरफेस में, यानी 1D को 2D में चेंज करता है। तो यही 2D से निकला है आपका ग्रीन थ्योरम। तो यही होता है आपका ग्रीन थ्योरम, आपका स्टोक्स के नियम से ही निकला है। पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखिए, 2 में क्या है दोस्त, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल डॉट एफ इफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि नियतांक सदिश क्षेत्र, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सदिश क्षेत्र जो है नियत है, यानी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट बोलेगा ना और एफ का वैल्यू कोई भी दे रखा है, मतलब कुछ भी दे रखा हो, और आपसे डाइवर्जेंस पूछेगा या कर्ल पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, डाइवर्जेंस पूछे या कर्ल पूछे, तो उसका आंसर 0 होता है। क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए अब नियत सदिश क्षेत्र रहेगा, या आपको डाइवर्जेंस पूछे या कर्ल पूछे, देखिए इसमें कर्ल पूछा है ना, इसका भी आंसर 0 ही होगा। सेम क्वेश्चन है तो इसका भी 0 आंसर हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक ध्यान रखिएगा कि मतलब कि आप लोग ऐसे भी निकाल भी सकते हैं इसको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम बताए थे कि जो डेल का फार्मूला होता है करली बटा में करली एक्स होता है, आई कैप होता है प्लस में करली बटा यहाँ पे करली एक्स वाई होता है, जे कैप होता है प्लस में करली बटा में करली जेड होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है। ऐसे भी निकाल भी सकते हैं, ठीक है। गुणा करके निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 0 0 आ जाएगा सब, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिए, सीधे 0 हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई सदिश क्षेत्र एक परिनालिका यानी सोलेनॉइड बोलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए परिनालिका कहाँ से निकलता है, तो परिनालिका एक बार देख लीजिए, आपको बताते हैं। जैसे आप एक प्लास्टिक का पैप लीजिए, प्लास्टिक का जो आता है ना पानी वाला, पीवीसी वाला पैप वाला, उसको ले लीजिए और यहाँ पे एक कील रखिए। इस पैपवा में क्या करिए ना, एक कील, मतलब कि एक कील को रख दीजिए यहाँ पे, लोहा का कील रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए, एक बैटरी लगाइए, यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए, और बैटरी से एक तार को यहाँ पे मतलब कि जो कवर वाला तार होगा, कवर वाला तार को यहाँ पे लपेट दीजिए पूरा अच्छा से। जितना लपेटिएगा ना उतना करंट जाएगा इसमें। और पूरा कवर वाला तार जब लपेटिएगा पैंपवा पे ना, तो क्या होगा कि जो कीलवा है ना, तो कील क्या करेगा, वो मैग्नेट बन जाएगा। क्या बनेगा? मैग्नेट के तौर पे काम करने लगता है। इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। और निकाला कहाँ से ये चीज़ है, तो ध्यान रखिए मैक्सवेल का जो नियम होता है ना, द्वितीय नियम मैक्सवेल का होता है, वहाँ से निकला है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो डेल एफ इज इक्वल टू 0 होता है, यही होता है सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये आपका मैक्सवेल का जो मैग्नेटिज्म वाला नियम होता है ना, आप मैक्सवेल वाला कल चालू करेंगे टॉपिक तो बताएंगे आपको, उसी से निकला हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लगा के चलिएगा। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे तो आपका ये मतलब कि ये क्या डाइवर्जेंस दे रखा है 0, लेकिन अगर एक कर्ल 0 रहता ना, यानी कर्ल यहाँ पे 0 रहता तो क्या हो जाता, तो यहाँ पे जो फील्ड होता संरक्षी हो जाता। क्या होता? संरक्षी फील्ड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना,
यहाँ पे दे रखा है आपका विच थ्योरम रिलेटेड द लाइन इंटीग्रल अराउंड द क्लोज स्पेस कर्व टू सरफेस इंटीग्रल, यानी आप लोगों को बताएं दी यहीं पहले ही कि 3D में रेखीय समाकलन पृष्ठ समाकलन में बदलने के लिए किस परिमेय का यूज करते हैं। तो यानी आपको रेखीय यानी 1D से, रेखीय को 1D बोलते हैं, 1D से 2D में चेंज करने के लिए कौन आता है काम है। तो ध्यान देखिए अभी बात स्टोक्स थ्योरम आता है, स्टोक्स थ्योरम से ही ग्रीन थ्योरम निकला था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अपने से लगा लीजिएगा, ऑप्शन और यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन इसका फार्मूला इसको ध्यान रखिएगा कि स्टोक्स का जो होता है ना, स्टोक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे इंटीग्रल हो जाएगा, बीच में गोल पार देंगे तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल एफ डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एफ डी एस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, विच इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है, ऑर्डर पता करना होता है ना, यानी कोटि पता करना होता है। तो चुपचाप मत के कुछ मत कीजिए। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू है। यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव है ना, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्यूब पे है ना, क्यूब, तो क्यूब और स्क्वायर है इधर, तो बताइए स्क्वायर ज़्यादा है कि क्यूब ज़्यादा है। तो क्यूब ज़्यादा होता है तो क्यूब वाला 3 आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे सी लगा लीजिएगा। ऐसा जब भी पूछे ना कि आपका अवकलन समीकरण में कोटि बताए, ऑर्डर बताए, तो देख लीजिएगा क्यूब है, अगर जब 4 रहता तो 4 आंसर आ जाता, 5 रहता तो 5 आंसर आ जाता, तो यहाँ पे 3 आंसर लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेम है, यहाँ बोल रहा है कि अवकलन समीकरण में डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू का पावर क्यू है प्लस में, ये कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो पावर है ना, ये ओवरऑल होल पावर 4 है, इसको नहीं लेना है। ये जिसके साथ में डी क्यू वाई बटे में डी एक्स क्यू है, ठीक है ना, इसको लेना है, न कि पूरा होल पावर को लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स का पावर 4 लिख देते हैं और प्लस में यहाँ पे मतलब कि एग्जांपल के लिए y का पावर यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है, और पूरा होल पावर लेते हैं हम 7 ले लेते हैं। तो कौन आंसर होगा, 7 वाला नहीं होगा, ये होगा 4 वाला, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा 3। तो चलिए यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि ये तो करना ज़रूरी ही होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र ए, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है ना उसको ई से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसको हम बी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र ई के लिए जो अवकलन के रूप में गॉस का नियम किसके द्वारा दिया जाता है, तो गॉस का नियम बोलेगा ना, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। देखिए अभी पढ़ाएंगे हम, आज थ्योरी में पढ़ाएंगे कि मैक्सवेल का 4 नियम होता है। एक होता है मैक्सवेल का इलेक्ट्रिक नियम होता है, मैक्सवेल का मैग्नेटिक नियम हो जाएगा, फ्राडे लॉ होता है, ठीक है। ऐसे 4 नियम निकल कर आता है आपका मैक्सवेल का, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी में बताया गया था ना, इसी में बताया गया है कि आपका जो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो कहते हैं इसको, बटा में इसको एप्सिलॉन कहते हैं, इसको जीरो लगा दें तो नॉट हो जाएगा, यानी आपका डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। इसको दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा के चलिएगा। इसको रो बोलेंगे ऐसे हो जाएगा तो, और ऐसे होगा तो एप्सिलॉन, जीरो लगा देंगे, ये नॉट होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जीरो लगाने का हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में देखिएगा ना, तो व्हाट इज द मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बटा डी एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखिए क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन था ना उसमें करा दिए हैं। ऐसा जब भी इक्वेशन आपको दिखे ना, यानी देखिए अवकलन समीकरण में डी वाई बटा डी एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है ना, तो एकदम चुपचाप कुछ मत कीजिएगा। ये जो डी वाई डी एक्स इसको छोड़ दीजिए, ये जो पी है ना पी वाई, इसको पी लिख दीजिए, इंटीग्रल में पी लिख दीजिएगा, ठीक है, पी लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, पी लिखिएगा, ठीक है।
और उसके बाद में आपको dx चढ़ा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस में आंसर आता है, इसमें आता है माइनस में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रल p dx हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। और आपको, आप मेरे कहने से क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत मतलब कि आपको, आपके लिए मतलब रामबाण साबित होगा इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन 10 देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि अवकलन समीकरण dy/dx = 0 का हल किसके निरूपित होता है, यानी जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 0। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखिएगा कि अगर जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जब डिफरेंशियल इक्वेशन करिएगा इस पे तो क्या हो जाएगा, c निकल कर आता है। ठीक है, तो वो होता है हमेशा आपको क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा। ठीक है, तो आप इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा मत पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़िएगा तो 2 महीने का चैप्टर है वो। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई। पहले ही बताए थे कि स्केलर फील्ड जो होता है ना, उसको हम फाई कहते हैं। क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। फाई से मापते हैं उसको। तो यहाँ बोल रहे हैं कि किसी अदिश फलन फाई की ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस क्या होगा। तो देखिए हम बता रहे हैं कि जैसे हम डेल लिख दिए हैं, डेल यहाँ 5 लिख दिए हैं, यानी del.5, इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ 5। ऐसे ही अगर del.e लिख देते हैं, इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ e कहेंगे। तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि डाइवर्जेंस करना है ग्रेडियंट फील्ड का, तो क्या करेंगे, डेल रख देंगे डॉट, आप 5 से क्या हो जाएगा, मतलब कि जो स्केलर फील्ड होता है तो उसको क्या होता है, तो यहाँ पे मतलब डेल 5 होता है। इसको जब आप कीजिएगा डाइवर्जेंस करिएगा ना, क्या निकल कर आता है, तो कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए इसको, यानी जो मतलब कि डेल हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर 5 हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लिकेशन करना था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लाप्लासियन का नियम कहते हैं। लाप्लासियन का नियम क्या कहता है कि जब डेल और डेल को गुना कीजिएगा तो आता है डेल स्क्वायर आता है, तो इसको हम लाप्लासियन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें दे रखा है कि यदि कोई सदिश क्षेत्र f संरक्षी है तो रेखीय समाकलन FDR किस पर निर्भर करेगा। देखिए इसको, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन को अच्छा समझिए। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि सदिश क्षेत्र संरक्षी है, तो संरक्षी कब होगा, कोई भी क्षेत्र संरक्षी कब होगा। हम पहले ही बताए थे कि अगर जो डेल क्रॉस एफ अगर जो 0 आ जाता है ना, 0 के बराबर आ जाता है, तो वह फील्ड क्या हो जाए, संरक्षी होता है, यानी कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव दे रखा है, क्या दे रखा है, कंजर्वेटिव दे रखा है। तो आपका FDR पूछ रहा है, तो ये किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा FDR जो होता है ना, ये आपका जो इंड पॉइंट ओनली, यानी ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल अंतिम बिंदु। लेकिन यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कोई भी सदिश क्षेत्र f संरक्षी है तो रेखीय समाकलन FDR किस पर निर्भर करेगा, 2 चीज़ पर निर्भर करता है, या तो आपका रेखा का पहले और या रेखा के बाद में। तो रेखा के शुरुआत में होगा या रेखा के अंत में, इसी पे निर्भर करता है हमारा जो समाकलन FDR। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीज़ को। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, एक विमीय तरंग समीकरण 1D इक्वेशन, वेव इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो 1D जो वेव इक्वेशन होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा, 100% याद रखिएगा इस इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन बार बार पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1D यानी 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा के चलिएगा। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, करली स्क्वायर यू बटा में करली टी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर यू यहाँ पे बटा में करली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा फार्मूला को। यहाँ पे हम आपको दे ही देंगे PDF, तो PDF में याद करते रहिएगा। ठीक है, तो 1 वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, सामने बी लगा के चलिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, ये भी बहुत मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ बोलेगा कि 1D हीट इक्वेशन बताइए। अभी बताए हैं क्या,
वेव इक्वेशन। अब पूछेगा कि हीट इक्वेशन क्या हो जाएगा, हीट बोलेगा ना, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ए यानी करली यू बटा में करली टी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए है ना, इसको हम अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे करली स्क्वायर यू बटा में करली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आता है समीकरण, तो लगा लीजिएगा 14 नंबर का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं, 17 पे। और जो क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, आप लोगों को पीडीएफ डालेंगे, उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उसको पढ़ाई नहीं है तो उसको नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि द नंबर ऑफ ए और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर इंटीग्रल PINODE, ये क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी अवकलन समीकरण का विशेष समाकलन जो पार्टिकुलर इंटीग्रल PI होता है ना, इसमें नियतांक जो होता है 0 होता है। क्या होता है, नियतांक 0 होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, 18 में बोल रहा है कि हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। देखिए ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पीडी में ऑर्डर बोलता है, तो ऑर्डर जिसका मतलब कि हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि थर्ड ऑर्डर बोलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 ऑर्डर तो 5 आंसर, 4 ऑर्डर तो 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी ऑर्डर बोलता है ना, वही आपका आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ना पूरा 99% है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आपको इक्वेशन देगा, इक्वेशन देखा b² - 4ac, अगर ये 12 होगा 0 से तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, किस प्रकार का समीकरण होगा, मतलब कैसा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम 3 बताएंगे, तीनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें 2 दे रखा है, एक अलग से बताएंगे आप लोगों को। अगर जी आपको ये दे रखा है ना b² - 4ac 12 होगा 0 से, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ये कैसा बनता है, तो हाइपरबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक। इसको एकदम मतलब कि माइंड में घुसा ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका कोई विकल्प है ही नहीं। अगर जी आपसे पूछेगा कि b² - 4ac अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, जैसे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देख भी रहे होंगे, 0 के बराबर होता है, तो क्या होता है, वो होता है, ध्यान रखिएगा, आपका पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्या होता है, ऑप्शन बी। तो दोनों को ध्यान रखिएगा इसको। अगर ये 0 से 12 हो जाएगा तो हाइपरबोलिक हो जाएगा, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये होता है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैराबोलिक। लेकिन एक और होता है, अगर ये b² माइनस में 4ac अगर ये मतलब कि 0 बड़ा हो जाता है, 0 से छोटा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसको हम इलिप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप्टिक्स, माने AELLIPTIC, इलिप्टिक्स। PD बोलते हैं। ठीक है ना, PDE इलिप्टिक्स बोलते हैं। इसको आप लोग 100% ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तीनों को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ सब आसान है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर में है ना कि विच वेक्टर आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर्ल एफ हो जाएगा। बताइए, कर्ल ऑफ कर्ल एफ। यहाँ बोल रहा है ना, यहाँ पे बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पे डेल है और इसको एफ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ एफ। यहाँ पे एक और कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, तो कर्ल ऑफ एफ कर्ल ऑफ एफ यानी डबल निकालना है। इसमें डबल निकालने के लिए ना कुछ करना नहीं होता है, आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब कर्ल एफ निकालना होता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेडियंट मतलब कि आता है ना, ग्रेडियंट में से आपका लेप्लासियन का नियम होता है, उसको घटा दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है। तो लेप्लासियन क्या बताए थे, लेप्लासियन हम पहले बताए थे कि जब आपका डेल क्रॉस डेल हो जाएगा तो ये होता है डेल स्क्वायर होता है। क्या होता है, डेल स्क्वायर। इसको हम लेप्लासियन बोलेंगे, तो लेप्लासियन घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए क्या घटाया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं ना, डेल स्क्वायर एफ घटाया गया है, तो ऑप्शन इसी से पकड़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर को, और एफ हो जाएगा तो लेप्लासियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्लासियन का नियम बोलते हैं, लेप्लासियन घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। इसमें है कि ए स्केलर फंक्शन फाई इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सर्टिफाइड।
तो यहाँ बोल रहे हैं कि एक अदिश क्षेत्र फाई हार्मोनिक कहलाता है यदि किस समीकरण में संतुष्ट करता है। बताइए, हार्मोनिक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी आपको डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, अगर ये आपको लेप्लासियन इक्वेशन दिखाई देना तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा हार्मोनिक होता है। क्या होता है, हार्मोनिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका हार्मोनिक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, समझ में तो आता ही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर में क्या है कि द्रव गतिशास्त्र में वेग सदिश क्षेत्र का कर्ल किसकी भौतिक व्याख्या करता है। यानी ए फ्लूइड मैकेनिक्स द कर्ल ऑफ ए वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग 23 नंबर को ध्यान रखिए, बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी और 2 ओमेगा हो जाएगा। आप लोग 24 नंबर और 25 नंबर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 24 नंबर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 25 नंबर में डाउट होगा तब पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 में क्या है ना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट द सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस इंटीग्रल, मतलब कि क्या होता है। तो देखिए, कल हम थ्योरी में बताए थे, थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। वहाँ पे क्या होता है ना, तो 2D से 3D में चेंज होता है, और कल बैलून वाला एग्जाम्पल भी दिए थे, और 3D से 2D में चेंज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो सरफेस इंटीग्रल चेंज इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 27 देखिए। 27 में क्या होता है कि ऑर्डर और डिग्री, यहाँ पे ऑर्डर पता करना है, डिग्री पता करना है, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री को पता करना है ना, तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस में रूट अंडर डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम पहले ही बताए थे कि ऑर्डर पता करने के लिए उसका घात देखा जाता है, यानी जो पावर में जितना स्क्वायर है, क्यूब है, वही होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिग्री भी 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ऑर्डर डिग्री 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखते हैं। 28 में क्या है, देखिए बोल रहे हैं कि जो किसी वृत्त सी के अनुदिश बल एफ द्वारा किया गया कार्य किसी व्यंजक के दिया गया जाता है। तो ध्यान देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा के चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल सी एफ डी आर हो जाएगा, मतलब कि ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे एफ बोलते थे, क्या एफ डी आर बोलते थे ना, यहाँ पे सी दे रखा है, तो सी एफ डी आर हो जाएगा, बस काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है ना कि एक अवकलन समीकरण में रैखिक कहलाता है यदि जो परतंत्र चर y और उसके अवकलन का घात में होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, इन ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव मस्ट बी, और डिग्री में बताना, ठीक है ना, डिग्री क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा लीजिएगा कि फर्स्ट डिग्री ओनली होता है, यानी रैखिक अवकलन समीकरण परतंत्र y और सभी अवकलन की घात 1 होनी चाहिए, और वे आपस में गुणा नहीं करते हैं। यानी अगर ये 1 मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, तो उसका ध्यान रखिएगा कि डिग्री जो होता है ना 1 होता है, फर्स्ट डिग्री होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 क्वेश्चन में तो आपको हम बताए थे कि आपको ये मतलब कि सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं इसमें। बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पे डेल डॉट आर वेयर आर इज ए 2D पोजिशन वेक्टर, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे दे रखा है। तो देखिए कुछ नहीं करना नहीं है इसमें, आपको इसमें डेल और आर को गुना कर देना है। तो डेल का फॉर्मूला क्या बताए थे, करली बटा करली एक्स और आई कैप हो जाएगा, प्लस में करली बटा में करली वाई हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। गुना किससे करना है, आपको गुना करना है आर से। तो आर दे रखा है, कितने दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, प्लस में वाई आई दे रखा है। तो इससे गुना करिएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा एक्स यानी कट जाएगा, इसमें वाई और वाई कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2।
इसको देखिए बता देते हैं अच्छा से, लेकिन हम बताए हैं थ्योरी में बताए हैं, हम कल भी क्वेश्चन बताए हैं अच्छा से, तो इसको अच्छा से नहीं बताएंगे, आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो पहले थ्योरी देख लीजिएगा, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज रहा इसका जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं ना आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसमें वेक्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं, यही इतना ही क्वेश्चन मतलब कि रहने देते हैं। और जो अगला टॉपिक है ना उस पर हम आज थ्योरी देखेंगे, और थ्योरी के साथ साथ में आपको हम मतलब कि जानते हैं कि 8 बजे रात को हम थ्योरी डालते हैं और 9 बजे दिन में आपको हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं। तो करते रहिए आप लोग, एग्ज़ाम के टाइम तक आपके साथ में बने रहेंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।